इज़राइल का धरती मेडिटरेनियन सी के पूर्वी किनारे पर एक छोटी सी पट्टी अपने आकार से कहीं बड़ा इतिहास समेटे हुए है। हजारों सालों से यह इलाका सभ्यताओं का चौराहा रहा है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला एक जमीनी पुल। यह ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, उपजाऊ घाटियों और आस्था से गहरे, स्थायी जुड़ाव की धरती है। यहीं से यहूदी लोगों की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा किस्सा जो इस धरती के ताने-बाने में रचा बसा है। हिब्रू बाइबल के अनुसार प्राचीन इजरायली लोगों को मोसेस इस देश में लाए थे। उन्होंने उन्हें इजिप्ट की गुलामी से छुड़ाया था। उन्होंने जॉर्डन नदी पार की और कनान, वादा किया हुआ देश में प्रवेश किया। दूध और शहद से भरपूर यह भूमि उनकी सभ्यता का पालना बनी। यहीं पर उनके पैगंबरों ने उपदेश दिया, उनके राजाओं ने शासन किया और उनका सबसे पवित्र मंदिर खड़ा था। इब्राहिम और जेकब, इजरायलियों के पूर्वजों की कहानियां यहूदी धर्म की नींव है। उनकी यात्राओं और गॉड के साथ उनकी वाचाओं का वर्णन तोरा में है, जो हिब्रू बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं। यह इन प्राचीन ग्रंथों में था कि इजरायलियों ने अपने कानूनों, अपनी मान्यताओं और गॉड द्वारा चुने गए लोगों के रूप में अपनी अनूठी पहचान को संहिताबद्ध किया। हालांकि प्राचीन इजराइल की कहानी हमेशा शांति और समृद्धि की नहीं थी। पड़ोसी राज्यों ने अक्सर उन्हें चुनौती दी, जिससे संघर्ष और विजय के दौर आए। फिर भी इन सब के बावजूद इजराइल की भूमि उनके विश्वास और पहचान के केंद्र में रही। यह एक ऐसी धरती थी जिसे वे हमेशा अपना घर कहते थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व डेविड नाम का एक करिश्माई युवा चरवाहा प्रमुखता से उभरा। उसने फिलिस्तीन दानव गोलायत को हराया, इजरायली जनजातियों को अपने शासन में एकजुट किया। राजा डेविड ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया, इसे एक राजनीतिक और धार्मिक केंद्र में बदल दिया। उनके शासनकाल ने इजरायलियों के लिए एक स्वर्ण युग का प्रतीक किया। डेविड के पुत्र सोलोमन को अपनी शक्ति के चरम पर एक राज्य विरासत में मिला। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध, सोलोमन ने व्यापार और कूटनीति के माध्यम से राज्य के प्रभाव का विस्तार किया। उनकी सबसे स्थायी विरासत जेरूसलम में पहले टेंपल का निर्माण था, एक शानदार संरचना जिसमें आर्क ऑफ द कवेनेंट, इजरायलियों की सबसे पवित्र वस्तु, रखी गई थी। पहला टेंपल यहूदी एकता और आस्था का प्रतीक बन गया। हालांकि यह स्वर्णिम युग टिकने वाला नहीं था। सोलोमन की मृत्यु के बाद राज्य 2 भागों में बांट गया, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यहूदा। आंतरिक कलह से कमजोर इजरायली विजेताओं की एक श्रृंखला का शिकार हो गए। असीरियंस ने 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य पर विजय प्राप्त की। इसके निवासियों 10 खोई हुई जनजातियों को बिखेर दिया। नेबुकदनेस्सर II के नेतृत्व में बेबीलोनियंस ने 586 ईसा पूर्व में यहूदा पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सोलोमन के टेंपल को नष्ट कर दिया और अधिकांश आबादी को बेबीलोन निर्वासित कर दिया। यह निर्वासन, जिसे बेबीलोनियन कैप्टिविटी के रूप में जाना जाता है, यहूदी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने यहूदी डायस्पोरा की शुरुआत को चिह्नित किया। यहूदी लोगों का अपनी मातृभूमि से बिखरा। इस त्रासदी के बावजूद यहूदी लोगों का विश्वास और पहचान बनी रही। वे अपनी परंपराओं, अपने कानूनों और जायन की अपनी लालसा, जेरूसलम और इजराइल की भूमि के दावेदार को अपने दिलों में ले गए। बेबीलोनियन एग्जाइल 70 साल तक चला। इस समय के दौरान आराधनालय, पूजा और अध्ययन के केंद्रीय स्थानों के रूप में उभरे। नष्ट हुए टेंपल की जगह लेते हुए तोरा को संकलित और विहित किया गया, जो यहूदी कानून और परंपरा का आधार बन गया। इज़ीकियल जैसे एग्जाइल के पैगंबरों ने आशा और सांत्वना के संदेश दिए, भविष्य में जायन में वापसी की भविष्यवाणी की। 529 ईसा पूर्व में पर्सिया के साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की। साइरस, जो अपनी सहिष्णुता और विजित लोगों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते थे, ने यहूदियों को अपनी मातृभूमि लौटने की अनुमति दी। कई लोग जेरूसलम और टेंपल के पुनर्निर्माण के लिए लौट आए, जो दूसरे टेंपल काल की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि यहूदी लोग एग्जाइल के आघात को कभी नहीं भूले। विस्थापन और उत्पीड़न का अनुभव उनकी सामूहिक स्मृति में गहराई से समा गया। इसने एक ऐसी मातृभूमि की लालसा जगाई जहां वे शांति और सुरक्षा से रह सकें।
उत्पीड़न से मुक्त, पर्शियन और बाद में ग्रीक शासन के तहत विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद यहूदी लोगों ने जूडेया में अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। दूसरा, टेंपल यहूदी जीवन का केंद्र बन गया। पूरे यहूदी डायस्पोरा से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। इस अवधि में यहूदी संस्कृति और विद्वता का विकास हुआ। खंड 4, वापसी के बीच ज़ायनिज़्म का उदय। 60 ईसा पूर्व में जूडिया की रोमन विजय ने एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया, एक तनाव से भरा और अंततः एक और विनाशकारी एग्जाइल की ओर ले गया। जबकि रोम ने शुरू में यहूदियों को स्वायत्तता की एक डिग्री बनाए रखने की अनुमति दी थी, अशांति और विद्रोह आम थे। पहला यहूदी रोमन युद्ध 66 से 73 ईस्वी सन तक के 70 ईस्वी सन में रोमन्स द्वारा दूसरे टेंपल के विनाश में समाप्त हुआ। यह घटना यहूदी इतिहास में एक परिभाषित त्रासदी ने यहूदी लोगों को एक बार फिर बिखेर दिया। रोमन्स ने जूडिया का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टाइना कर दिया ताकि यहूदी संबंधों को भूमि से मिटाया जा सके। फिर भी यहूदी लोगों ने अपनी प्राचीन मातृभूमि से अपना संबंध कभी नहीं छोड़ा। सदियों तक वे जायन लौटने के लिए प्रार्थना करते रहे। उनकी प्रार्थनाएं एक दिन खोई हुई चीजों को बहाल करने की आशा से ओत-प्रोत थीं। डायस्पोरा की लंबी शताब्दियों के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यहूदी समुदाय फले फूले। उन्हें सहिष्णुता और स्वीकृति के समय के साथ साथ उत्पीड़न और हिंसा के समय का भी सामना करना पड़ा। हालांकि जायन लौटने का सपना वास्तव में कभी फीका नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस सपने को जायनिज्म के रूप में एक नई और शक्तिशाली अभिव्यक्ति मिली, जो एक राजनीतिक आंदोलन था जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी राज्य की स्थापना की वकालत करता था। खंड 5, एक विभाजित भूमि। ब्रिटिश मैंडेट। जायनिज्म यूरोप में यहूदी विरोधी भावना के बढ़ते ज्वार की सीधी प्रतिक्रिया ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में गति पकड़ी। वियना के एक यहूदी पत्रकार थियोडोर हर्त्ज़ल को आधुनिक राजनीतिक जायनिज्म का जनक माना जाता है। 1896 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द जूइश स्टेट ने यहूदी प्रश्न के एकमात्र समाधान के रूप में एक यहूदी राज्य का आह्वान किया। आदर्शवाद और हताशा के मिश्रण से प्रेरित होकर यहूदी अप्रवासी जायोनिस्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर पैलेस्टाइन वापस आने लगे, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने जमीन खरीदी, कृषि समुदायों की स्थापना की और भविष्य के यहूदी राज्य की नींव रखी। प्रथम विश्व युद्ध ने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। ऑटोमन साम्राज्य की हार के साथ अंग्रेजों ने पैलेस्टाइन पर नियंत्रण कर लिया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बैल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया, एक पत्र जिसमें पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। यह घोषणा जबकि ज़ायनिस्ट्स द्वारा स्वागत किया गया था, ने पैलेस्टाइन की अरब आबादी के साथ संघर्ष के बीज बोए, जो आत्मनिर्णय के लिए भी आकांक्षाएं रखते थे। 1922 में स्थापित पैलेस्टाइन के लिए ब्रिटिश मैंडेट को बैल्फोर डिक्लेरेशन को लागू करने का काम सौंपा गया था। यह एक जटिल और अंततः अस्थिर कार्य साबित हुआ। पैलेस्टाइन में यहूदी आव्रजन में वृद्धि हुई, जिससे यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव और हिंसा भड़क उठी। बीच में फंसे अंग्रेजों ने इन दोनों लोगों के प्रतिस्पर्धी दावों और आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए संघर्ष किया। खंड 6, युद्ध में एक दुनिया, हॉलोकॉस्ट और उसके बाद। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता, विशेष रूप से हॉलोकॉस्ट, नाज़ी जर्मनी द्वारा 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार, ने ज़ायोनिस्ट आंदोलन में तात्कालिकता की भावना जोड़ दी। दुनिया ने यहूदी विरोधी भावना के भयानक परिणामों को देखा, जिससे एक यहूदी राज्य, यहूदी शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई। हॉलोकॉस्ट ने यहूदी मानस पर एक अमिट दाग छोड़ा। यहूदी राज्य की स्थापना के दृढ़ संकल्प को और बल मिला। एकाग्रता शिविरों की भयावहता से बचे यहूदी शरणार्थी, जिनमें से कई के पास जाने के लिए और कहीं नहीं था, वे पैलेस्टाइन जाने वाले जहाजों पर सवार हो गए।
प्राचीन मातृभूमि में अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हालांकि ब्रिटिश, यहूदी और अरब दोनों समुदायों के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे थे। दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान खोजने में असमर्थ साबित हुए। पैलेस्टाइन की स्थिति एक उबलते हुए बिंदु पर पहुंच चुकी थी। 1947 में ब्रिटिश सरकार संघर्ष को हल करने में असमर्थ इस मुद्दे को नवगठित संयुक्त राष्ट्र के पास ले गई। संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, एक यहूदी और एक अरब, जेरूसलम के साथ अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि अरब नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे 1948 के अरब इजरायल युद्ध का मंच तैयार हुआ।